हेलो। आज बात करेंगे ICDS इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। तो हमारे डीटी में 10 ICDS हैं, तो जिसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। पहला आ जाता है अकाउंट्स। ये आप इसके थ्रू याद कर पाएंगे ICDS के नाम को। तो पहला सेक्शन जो डिवाइड कर रहे हैं वो अकाउंट्स है और दूसरा फॉरेक्स। तो आप अकाउंट्स वाले पोर्शन में आ जाइए। तो आपको अकाउंट्स कैसे याद रखना है, मतलब अकाउंट्स वाले पोर्शन के लिए क्या स्टोरी है। अकाउंट्स में क्या बात होती है। अकाउंट्स गुड्स से रिलेटेड बात होती है या सर्विस से रिलेटेड बात होती है। तो अभी गुड्स और सर्विस क्या आपको देते हैं, रेवेन्यू देते हैं, ठीक है। और अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है आपके लिए, एक एसेट है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए, टैंजिबल। तो ये हो गया हमारा ICDS 1। गुड से आप याद कर लीजिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री याद कर लीजिए। सर्विस से आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट याद रख लीजिए। रेवेन्यू से रेवेन्यू रिकग्निशन, ये तो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब ये हमारा 5 तक याद हो गया। ICDS के नाम 1 to 5 आपको याद है। अब इस तरह फॉरेक्स में आ जाइए। फॉरेक्स से आपको इसके पीछे इसके साथ आपको ये स्टोरी याद रखना है कि फॉरेक्स है। फॉरेक्स किस चीज़ से रिलेटेड है, गवर्नमेंट। तो आप गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ग्रांट्स याद कर लीजिए। फॉरेक्स में क्या चीज़ आता है, सिक्योरिटीज़, ये याद कर लीजिए। सिक्योरिटीज़ कैसे खरीद सकते हैं, बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये एसेट है, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट है। ये कैसे हैं, कंटिंजेंट एसेट है। कंटिंजेंट आप ऐसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहते थे ना कि फ्यूचर में आएगा या इस तरीके का लॉस जो फ्यूचर में हो सकता है उसको कंटिंजेंट कहते हैं। तो ये सारे एसेट्स, ये सारे जो हैं सिक्योरिटीज़ या ग्रांट, ये आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये श्योर नहीं है। तो इसको आप कंटिंजेंट एसेट ऐसे याद रख लीजिए। तो 5 तक यहाँ किया था। फॉरेक्स ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। इसी तरीके से आपको ICDS 1 to 10 याद हो गए। सबसे पहले क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, थर्ड है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन रेट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स, फिर है सिक्योरिटीज, फिर है बोरिंग कॉस्ट, फिर है कंटिंजेंट एसेट। अब एक एक करके अपने सारे के बारे में बात कर लेंगे स्कैनर से। तो सबसे पहला क्या था, अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसमें आपको क्या है, लॉसेस को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, ठीक है। लॉसेस रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, साथ में आपको प्रॉफिट भी रिकॉग्नाइज नहीं करना। फोरसीएबल मतलब कि जो फ्यूचर में लॉसेस हैं जो हो सकते हैं या फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स है जो हो सकते हैं, आपको उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है, ठीक है। फिर मटेरियलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है। और अपने पॉलिसीज़ को चेंज करने के लिए, यहाँ पे आप देखिए, अपने पॉलिसीज़ को चेंज करने के लिए आपको एक बहुत ही रीज़नेबल कॉज होना चाहिए। AS में वैसा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्लोजर, आपको किन चीज़ों का डिस्क्लोजर देना है। तो आपको ना जिस समय आपको चेंज करना है, मतलब किसी पीरियड में अगर आपने कुछ चेंज किया है तो आपको वहाँ पे उस चीज़ का डिस्क्लोजर देना है, या फिर जिसका मटेरियल इफेक्ट है आपको उसका देना है डिस्क्लोजर, ठीक है। ICDS 1 खत्म। 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इसमें क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगा, कॉमन सा बात है, कॉमन सेंस का कि वैल्यूएशन ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होता है। तो हमारे प्रीवियस ईयर का जो भी क्लोजिंग वैल्यू होता है वो हमारा इस ईयर का ओपनिंग वैल्यू होता है। तो यहाँ पे भी वही बोला गया, ठीक है। और अगर आपका बिजनेस नया है तो आप अपने इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करेंगे, एट द फेयर वैल्यू। कहाँ पे लिखा है, इन केस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन द डे ऑफ द विल बी द ओपनिंग इन्वेंट्री। मतलब कि जो भी आपने बिजनेस का जो आपका फर्स्ट डे है उस दिन आपके इन्वेंट्री का जो वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, आप उस पर वैल्यू कर दीजिए। यहाँ पे आ जाइए, चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन, इसमें क्या है, चेंज नहीं कर सकते अगर आपके पास कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, ठीक है। फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन केस ऑफ सर्टन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के केस में अगर पार्टनरशिप फॉर्म है, AOP है, BOI है, इनका अगर डिसोल्यूशन हो जाता है तो उस दिन इन्वेंट्री का जो वैल्यू होगा वो NRV पे वैल्यू कर देंगे जिस दिन बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ या डिसोल्यूशन हो गया,
ठीक है। सेकंड खत्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि आपको ऐसे रिकॉग्निशन, क्या कॉस्ट को, क्या आपने रेवेन्यू को वहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है, तो वैसे कॉस्ट, वैसे अमाउंट जो सर्टेन है कि आपको मिल जाएंगे, वो आपको वहाँ पे देना है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद रिटेंशन मनी, रिटेंशन मनी POCM बेसिस पे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के बेसिस पे, जितना कंप्लीट किया उतना रिटेंशन मनी रिकॉग्नाइज कर दीजिए। यहाँ पे भी सेम है लॉसेस और प्रॉफिट के लिए। फोरसीएबल लॉसेस जो है वो आपको अलाउ नहीं करना है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या ट्रीटमेंट है, उनको एक एसेट के जैसे ट्रीट कीजिए। उसके बाद क्या है कि अर्ली स्टेज क्या बोला जाएगा, तो 25% से कम जो भी कंप्लीशन ऑफ वर्क है दैट इज अर्ली स्टेज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर ICDS 3, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन क्या है, इंसिडेंटल, प्री कंस्ट्रक्शन इंसिडेंटल इनकम। इसमें क्या है ना, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इनकम जो है वो इंसिडेंटल होते हैं। जैसे आपने कुछ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते टाइम आपका कुछ एक्सपेंस है, पेट्रोलियम एक्सपेंस, और वो कहीं से आपको रिम्बर्स हो जाता है या आपको उसके अगेंस्ट कोई सब्सिडी, ग्रांट कुछ ऐसा मिल जाता है, दैट इज इंसिडेंटल इनकम। अब इंसिडेंटल इनकम में क्या नहीं आएगा उन्होंने बता दिया, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। इनको छोड़ के अगर कहीं से भी आपको कोई इंसिडेंटल इनकम आता है तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ठीक है। ये खत्म। ICDS 4 रेवेन्यू रिकॉग्निशन 4, हाँ, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, फिर से कंस्ट्रक्शन और अब रेवेन्यू, हाँ रेवेन्यू 4 है। तो रेवेन्यू में बात करेंगे कि रेवेन्यू में क्या क्या रिकॉग्नाइज करना है। तो देखो रेवेन्यू में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिसके आने का, कलेक्शन का एकदम सर्टेन हो ना, आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो और वो कलेक्शन कहाँ कहाँ से आएगा आपके पास, या तो आपने गुड्स को सेल किया होगा या सर्विस रेंडर किया होगा। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में यही बोला गया कि अगर आपने कहीं कोई गुड्स का कुछ आपका कुछ है, सेल परचेज ऐसा कुछ है, और सर्विस रेंडर करते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है आपके बिजनेस का, तो आपको उससे आने वाला रेवेन्यू जो बिल्कुल श्योर है कि आएगा, आपको उसको ही रिकॉग्नाइज करना है। अभी कैसा, कौन से मेथड पे आपको करना है इसको वैल्यू, तो आपको परसेंटेज POCM बेसिस पे ही करना है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लोजर, आपको डिस्क्लोजर क्या क्या देना है, तो जो भी कलेक्शन का सर्टेनिटी है ना, आपको उस वैसे ही अमाउंट का डिस्क्लोजर देना है। मतलब वही आपने रिकॉग्नाइज किया, वही आपको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं 5th पे, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। इसको छोड़ के ICDS 5 कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। और इन एस में क्या बताया गया, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट बोला गया है। अब एक तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर। अब इससे अलग अगर आपके पास कोई ये सारे एसेट अगर पुट टू यूज नहीं है, स्टैंड बाई मोड में, आपको कैपिटलाइजेशन करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, मशीनरी स्पेयर्स, अगर कोई स्पेयर पार्ट्स है तो उसको P&L में डालना है आपको कंजम्पशन बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद एसेट एक्वायर्ड अगेंस्ट नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, तो इन एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे आप, फेयर वैल्यू पे करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन मेथड के बारे में क्या बोला गया कि अलग अलग डेप्रिसिएशन मेथड एम्प्लॉयड है यहाँ पे, आप कोई सा भी डेप्रिसिएशन मेथड चूज करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड प्राइस पे अगर कोई एसेट लिया है तो कंसोलिडेटेड प्राइस पे अगर कोई एसेट हम ले रखे हैं तो फेयर बेसिस पे आप उसको वैल्यू कर दीजिए, सिंपल है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में अगर बात करिए तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में आपको हर कुछ डिस्क्लोज करना है, क्या एसेट ब्लॉक है, क्या डेप्रिसिएशन है, क्या WDV है, सब कुछ आपको वहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक्सक्लूजन क्या है, इन एसेट्स को छोड़ के, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इनको छोड़ के ICDS 5 किसी और एसेट को कंसिडर ही नहीं करता। रिवैल्यूएशन ICDS नहीं मानता है, और रिटायरमेंट ऑफ एसेट का रिटायरमेंट भी ICDS नहीं मानता है। अब आ जाइए फॉरेक्स में, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज। इसमें आपको ये बोला गया है कि आप जो भी आपके पास फॉरेक्स है उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग डेट पे। तो आपकी जो रिपोर्टिंग करेंसी जो भी आपका कन्वर्शन है वो आपका रिपोर्टिंग करेंसी का क्लोजिंग डेट पे जो वैल्यू है उस पे आप कर देंगे। जो भी डिफरेंस आएगा दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेवेन्यू नॉन मॉनेटरी आइटम्स। इसमें क्या है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन आप उसको रिपोर्टिंग करेंसी में आपको कन्वर्ट कर देना है। कैपिटल मॉनेटरी आइटम्स के लिए क्या बोलता है
ये ICDS रिक्वायर्स रिकग्निशन, कैपिटल मॉनेटरी आइटम्स के रिगार्डिंग आपको रिकग्निशन देना है, और उसके बाद फिर यहाँ पे कोई भी कैपिटल और रेवेन्यू का कोई डिफरेंस नहीं है। फॉरेन ऑपरेशंस किसको कंसिडर करेंगे, वो एक ब्रांच ही होगा, और ES में ये बोला गया है कि ब्रांच भी हो सकता है, सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर कुछ भी हो सकता है। ICDS कहता है कि हम सिर्फ ब्रांच को एक्सेप्ट करते हैं। फिर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या है, वहाँ पे भी वही है कि रेवेन्यू और कैपिटल में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नॉन इंटीग्रल में क्या बताया गया है कि इन रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में अगर कुछ डिफरेंस आता है ना, तो वो ये फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व इसमें चला जाता है, और समय आने पे फिर वो PL में चला जाता है, ठीक है। फॉरेक्स डेरिवेटिव हेजिंग, इसमें सब कुछ सिंपल है, जैसे AS में जो ट्रीटमेंट है वही इधर भी है। बस यही है कि आप उस यहाँ से यहाँ तक जो भी पॉइंट्स है उसमें ये बोला गया है कि जो एंटिसिपेटेड लॉसेज हैं, प्रॉफिट है, उनको मत लो, कोई डिस्टिंक्शन मत करो कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट में, खत्म, फॉरेक्स भी खत्म। अब हमारा है ICDS 7 जो कि गवर्नमेंट ग्रांट्स है। गवर्नमेंट ग्रांट में क्या बोला गया है कि जिस दिन आपको मतलब रिसिप्ट हो जाए, एक्चुअल रिसिप्ट जब हो जाए, उससे लेट आपको रिकग्निशन नहीं देना, उससे पहले पहले देना है, और जो अल्टीमेट कलेक्शन आपके पास आएगा, जो आप कलेक्ट करेंगे, आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। इस तरफ क्या बोला गया है कि बिल्कुल जनरल से प्रोविजन है कि डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट में अगर कोई ग्रांट मिला है तो आप उसको पहले रिड्यूस कर दीजिए, जैसे इसमें ट्रीटमेंट होता था सेम इधर भी वही है। उसके बाद फिर ग्रांट और बाकी इससे अलग कोई भी आपको ग्रांट मिलता है वो आप इनकम के जैसे ही ट्रीट करेंगे। उसके बाद कॉम्पेंसेशन को भी आप इनकम ही ट्रीट करेंगे। डिस्क्लोजर जो भी आपने किया है, जो भी यूज़ किया है, वो वाइदर उसको रिड्यूस किया है या फिर उसको इनकम ट्रीट किया, वो सब आप डिस्क्लोज कर दीजिए, ख़त्म। अब है सिक्योरिटीज़ में क्या है कि ICDS एप्लीकेबल होगा वैसे सिक्योरिटीज़ पे जो स्टॉक इन ट्रेड पे हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी एक्वायर्ड अगेंस्ट नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, अगर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन के बदले आपने सिक्योरिटी एक्वायर किया तो सिक्योरिटी को कैसे वैल्यू करेंगे, फेयर वैल्यू पे वैल्यू कर देंगे। और अगर ईयर एंड में आपको वैल्यूशन करना है तो आप कॉस्ट या NRV पे वैल्यू कर दीजिए लोअर, ठीक है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV वैल्यू कर दीजिए। सिक्योरिटी क्या क्या है, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है, अदर सिक्योरिटी है। अभी ओपनिंग वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या होगा, लास्ट ईयर का जो हमारा क्लोजिंग है वो होगा। अगर बिजनेस इस बार शुरू किया है तो फेयर वैल्यू पे कर दीजिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ अनलिस्टेड थिनली ट्रेडेड सिक्योरिटी, यहाँ पे क्या है कि जो मतलब लिस्टेड सिक्योरिटी नहीं है उनको आपको कैसे वैल्यू करना है, वैल्यू एट एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, अगर आप डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, इससे भी नहीं कर पा रहे, इससे भी नहीं कर पा रहे, आप FIFO मेथड पे वैल्यू करके खत्म कीजिए इसको। नेक्स्ट अब आ जाता है बोरिंग कॉस्ट में बस वही है, बहुत सिंपल सा है कि डज नॉट इंक्लूड। सबसे पहले तो इसमें ये बोला गया है कि फॉरेन एक्सचेंज के डिफरेंस की वजह से अगर कुछ भी अराइज होता है तो दैट इज नॉट बोरिंग कॉस्ट। क्वालिफाइबल एसेट का डेफिनेशन दिया गया है कि जो सारा एसेट 12 महीने के स्ट्रेच पे रेडी होता है, सेलेबल कंडीशन में आता है, वैसे एसेट को ये क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं। और इसके अगेंस्ट में अगर कुछ आपने बोरो किया है कोई भी फंड तो दैट इज बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। कमेंसमेंट एंड सीसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, कमेंसमेंट कब होगा, जब आपके एसेट यूज हुए, पुट टू यूज है तो कमेंसमेंट। सीसेशन कब हो जाएगा, जब वो एसेट आप रिटायर कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, खत्म, सीसेशन। मेथडोलॉजी ऑफ कैपिटलाइजेशन में क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई मेथड फॉलो करना है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, प्रो राटा बेसिस पे आप इसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम टेम्पररी डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, कुछ प्रोविजन नहीं है। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, कुछ प्रोविजन नहीं। अब कंटिजेंट एसेट में आ जाइए कि कंटिजेंट एसेट में ये बोला जाता है कि ऑनरस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ ICDS, वैसे एसेट जो बड़े डिफिकल्ट है एग्जीक्यूशन में, उनको खरीदना बेचना, उनका ट्रीटमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट है, तो दैट इज नॉट इन द परव्यू ऑफ ICDS, ठीक है। प्रोविजंस, रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविजन में क्या है कि रीजनेबली सर्टेन, अगर आपको लग रहा है कि उधर से आपको कुछ भी रेवेन्यू आने वाला है या कुछ भी होने वाला है तो दैट शुड बी रिकॉग्नाइज, वरना तो उसके रिगार्डिंग जो भी फंड फ्लो है उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ रिइंबर्समेंट, इसमें क्या है, रीजनेबली सर्टेन है आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, नहीं है सर्टेन मत रिकॉग्नाइज कीजिए। इवन इस ICDS में ऑब्लिगेशन का कुछ
डेफिनेशन भी नहीं बताया गया। तो इसी तरह से ICDS का थ्योरी पोर्शन खत्म होता है। क्वेश्चंस आप देखेंगे बहुत सिंपल है, जैसे ये इसके रिगार्डिंग ये, जैसे पहला क्वेश्चन है कि डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म ICDS जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, उसमें आप बताइए कि आपको क्या शॉर्ट नोट्स आएगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर स्कोप एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वही है, पढ़ा हुआ है। फिर क्वेश्चन है इधर बोरिंग कॉस्ट, पढ़ा हुआ है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से बड़े लंबे लंबे से केस स्टडी टाइप है, ये अपने आप पढ़ेंगे हो जाएगा। ये हम इतना पढ़े भी नहीं है इसको, आप देख सकते हैं, ये पढ़ा हुआ ही नहीं है मेरा। ये हम 1-2 क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, पर इसमें कुछ हमको समझ नहीं आया तो हमने छोड़ दिया। इतने दूर तक ही किया है और यही पढ़ के हम एग्जाम में जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू।